Assalamu alaikum ji everyone. I hope you people are fine. This is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel PhiCraft. So students, in this lecture we are going to start our first article, that is work, energy and power. So let's start from the first concept. Students, daily life में बहुत दफ़ा हम एक लाइन यूज़ करते हैं कि आज हमने बहुत काम किया, आज का डे हमारा बहुत बिजी था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। तो फिज़िक्स में जो वर्क है वो किन प्रिंसिपल्स, किन फैक्टर के ऊपर कंसीडर किया जाता है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम है वर्क। और आप नोट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स इन सब एनिमेशन या इन सब गिफ इमेजेस में कि आपको ये जो ऑब्जेक्ट है ये राइट साइड मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और ऑब्वियसली ये ऑटोमेटिकली या खुद से तो मूव नहीं करेगा स्टूडेंट्स, इसके ऊपर कोई ना कोई हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये जो बॉक्स है ये मूव करेगा, कुछ डिस्टेंस को कवर करेगा। सेम अगर इस हम इमेज में देखें तो हमें ये बॉक्स स्टूडेंट्स मूव होता हुआ नज़र आता है जब इसके ऊपर कुछ फोर्स को अप्लाई किया जाता है। और अगर आप बाकी एनिमेशंस में देखें तो आपको हर इमेज में कुछ फोर्स अप्लाई होती हुई नज़र आएगी। सो स्टूडेंट्स, हम बात को शॉर्ट करते हैं और हम अपने फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि वर्क है। और वर्क को कुछ हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि वर्क इज़ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो स्टूडेंट्स, दो फैक्टर बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है वर्क डन में, एक हम कंसीडर करेंगे अप्लाइड फोर्स को। ओके, मैं वर्ड दोबारा लिख देता हूं क्योंकि सिर्फ फोर्स कहना सही नहीं होगा। ये वर्ड याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम ये वर्ड जो है ले रहे हैं कॉन्सेप्ट के लिए, ये है अप्लाइड फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस भी कौन सा स्टूडेंट्स, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स है। तो आपने ये दो कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं। एक है स्टूडेंट्स अप्लाइड फोर्स, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूं अप्लाइड का, क्योंकि वर्क में जो स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो रॉन्ग कर देते हैं अपने क्वेश्चन को, जहां पे वो फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स कंसीडर कर लेते हैं, अप्लाइड फोर्स कंसीडर नहीं करते। तो एक दफ़ा दोबारा कॉन्सेप्ट को हम समराइज करते हैं। वर्क डन के लिए बेटा दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। नंबर वन इज अप्लाइड फोर्स एंड द नंबर सेकेंड फैक्टर इज डिस्टेंस दैट इज बेसिकली कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में हम डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? और अगर डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो तो ऑब्वियसली उसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखी है उस डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। और डेफिनेशन के मुताबिक आपके पास टू फैक्टर्स हैं, फोर्स, अप्लाइड फोर्स। ये वर्ड दोबारा नोट कीजिएगा, अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई द डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सिंबल्स यूज करें वर्क डन का, सो आप इसको WD से रिप्रेजेंट कर लो या सिंपल W से रिप्रेजेंट कर लो, और इसके साथ आप अप्लाइड फोर्स को F से ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मल्टीप्लाई आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सॉरी डिस्टेंस से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? बेटा मैं यहां पे एक दफा दोबारा लिख रहा हूं, जरा देखिएगा, F मल्टीप्लाई D, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। ओके, सो F क्या है? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है। और D क्या है? अगर इस D को हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करें तो ये क्या बन जाती है, एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सिंपल सी बात हो गई। अब जब भी बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन इसको डिस्टेंस भी आप कह सकते हो। IGC के लेवल में, A लेवल में जाके फिर आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह देंगे, या और इसमें कुछ नया फैक्टर्स इन्वॉल्व कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपने ये इसको क्या कंसीडर करना है, डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट की भी तो यही डायरेक्शन होती है ना, कि कवर्ड डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जब भी हम डायरेक्शन कंसीडर करते हैं दैट्स मीन हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें। क्लियर हो गया? सो स्टूडेंट्स, ये क्या लिखा है, ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है? ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा, जब भी आपके पास वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स, तो आपको जो फैक्टर ऑब्टेन होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? कभी वो स्केलर बन जाती है और कभी वो वेक्टर बन जाती है। क्लियर हो गया? थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं दोबारा से समराइज करता हूं। मैंने अभी तक आपको क्या बताया है, वर्क डन इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। दो फैक्टर चाहिए, कौन कौन से? अप्लाइड फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई,
स्टूडेंट्स कि जब भी आपके पास बेटा वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो यहां से आपके पास दो रिजल्ट सामने आते हैं। एक रिजल्ट आता है कि कभी आपके पास वेक्टर ही क्वांटिटी आपको मिल जाती है और कभी आपको स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। क्लियर हो गया? सो इस केस में हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो कौन सी क्वांटिटी है? वो स्केलर क्वांटिटीज है। क्लियर हो गया कि वेक्टर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें इस पॉइंट पे इस कॉन्सेप्ट में हमें जो वैल्यू ऑब्टेन हो रही है वो कौन सी ऑब्टेन हो रही है? एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो रही है। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजंस है स्टूडेंट्स, वो अभी आईटीसी में हमारा काम नहीं है जानना। इंशाल्लाह हम ए लेवल में इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे कि कब और क्यों वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो कभी हमें डायरेक्शन मिलती है और कभी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो हमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड मिल जाता है, हमें सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाती है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करेंगे। सो बेटा आपके पास फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला आपने ये याद रखना है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई डी, दैट्स मीन फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस के साथ हमने इसको फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। एफ क्या है स्टूडेंट्स? अप्लाइड फोर्स। डी क्या है आपके पास? डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और अगर मैं इस फोर्स का यूनिट लिखूं तो इस फोर्स का यूनिट होगा स्टूडेंट्स न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑब्वियसली मीटर में कवर होता है, तो यहां मेरे पास एक यूनिट बन गया न्यूटन मीटर। और ऑब्वियसली आपने देखा होगा स्टूडेंट्स के फिजिक्स में जब भी हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें एक तीसरा फैक्टर मिल जाता है। अब एक तीसरे फैक्टर के लिए एक नया यूनिट हमें कंसीडर करना पड़ता है। सो वर्क डन को हम हमेशा मेजर करेंगे एक यूनिट जिसको हम कहते हैं जूल्स कहते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज जूल? जूल इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ न्यूटन मीटर। सो 1 जूल कब होगा? 1 जूल आपके पास वर्क डन कब होगा? जब आप फोर्स लगाएं 1 न्यूटन की और ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर्ड हो 1 मीटर का, तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा वो 1 जूल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा स्लाइड को देख लें। इसमें कोई अगर आपको सीखने वाली बात है या नोट डाउन आपने करना है तो आप ये सारी स्लाइड नोट डाउन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, जिन चीज़ों पे आपने फोकस करना था। आई होप सो कि अब आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ओके जी स्टूडेंट्स, इन दो केसेस हैं, आपने क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन फाइंड आउट करना है। मैं बेटा फार्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूं। वर्क डन इज इक्वल टू कौन कौन सी फोर्स स्टूडेंट्स? अप्लाइड फोर्स। याद रखिएगा कौन सी फोर्स? अप्लाइड फोर्स। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स होगा। चेक कीजिएगा, ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी 20 न्यूटन और इसने डिस्टेंस कवर्ड किया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो कि 20 मीटर है। सो ये तो बड़ा सिंपल हो गया स्टूडेंट्स। वर्क डन फाइंड आउट करना है अप्लाइड फोर्स। व्हाट इज अप्लाइड फोर्स? इट्स 20। आपने देखा 20 फोर्स अप्लाई हुई है जिसकी वजह से बॉक्स मूव करके गया है और आपके पास डिस्टेंस कितने हो गए स्टूडेंट्स? ये 20 मीटर। तो वर्क डन कितना हो गया? ठीक है 400। इसका यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर होगा। क्लियर? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 400 जूल्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बेहतर है अब वर्क डन के लिए हम यूनिट याद कर लें आज से कि हमने वर्क डन का यूनिट लिखना है 400 जूल्स लिखना है। क्लियर हो गया? ओके जी स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास अप्लाइड फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स लग रही है और फ्रिक्शन फोर्स कितनी है? 8 न्यूटन। इसका मतलब है कि अगर इस बॉक्स की स्पीड पहले केस में ज्यादा थी तो रफ सरफेस होने की वजह से आपकी जो इस टाइम फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व हो रही है वो 8 न्यूटन है, जिसकी वजह से ये बॉक्स एज कंपेयर टू द अपर केस ये स्लो मूव करेगा। अब चेक कीजिएगा तो ये देखें वो ऑब्वियसली स्लो मूव कर रहा है। क्यों स्लो मूव कर रहा है? क्योंकि इस टाइम इसके ऊपर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? वर्क डन फाइंड आउट करना है। अब आपने यहां से बात भूलनी नहीं है कि वर्क डन हमेशा अप्लाइड फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होती है स्टूडेंट्स? अप्लाइड फोर्स होती है। तो अप्लाइड फोर्स तो इस केस में भी कितनी है स्टूडेंट्स? देखिए ना, ये तो 20 न्यूटन है, वो फ्रिक्शन फोर्स, वो फिर आप रिजल्टेंट फोर्स का केस आ जाएगा। तो आपने वर्क डन के लिए हमेशा अप्लाइड फोर्स को कंसीडर करना है। तो अगर आप इस केस के लिए भी अप्लाइड फोर्स को कंसीडर करें अगेन, सो 20 मल्टीप्लाई 20, वर्क डन कितना आ रहा है? 400 जूल्स आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने भूलना नहीं है कि वर्क डन के लिए आपको हमेशा क्या चाहिए? आपको
अप्लाइड फोर्स को कंसीडर करना है। आपने इसके अलावा कोई और दूसरी फोर्स नहीं देखनी, चाहे जो मर्जी वो सिचुएशन आपको दे दे। जब उसने आपको कह दिया कि यू हैव टू फाइंड अ वर्क डन, दैट्स मीन यू मस्ट हैव टू कंसीडर द अप्लाइड फोर्स फॉर योर केसेस। क्लियर? आगे चलते हैं। सो वर्क डन के लिए हमें इतना ही सीखना था। ओके जी, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्टूडेंट्स एनर्जी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, और एनर्जी ऑब्वियसली सिंपल सा केस आपको बताता हूं कि जैसे हम खाना वगैरह खाते हैं, ब्रेकफास्ट किया है, डिनर किया है, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, तो उससे होता क्या है ज़रा सोचिए ना। उससे होता ये है कि वो जो खाना है और जो हम पानी वगैरह पी रहे हैं या कोई जूस पी रहे हैं या कोई एनर्जी ड्रिंक ले रहे हैं, इससे होता क्या है कि खाने से पहले आपकी बॉडी प्रॉपर मूव नहीं कर रही होती। फॉर एग्जांपल आप थके हुए होते हो, आपका दिल नहीं कर रहा होता काम करने को, ऐसे ही है। और फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी रनिंग पे जाना है, कोई एक्सरसाइज करने जाना है और आपके बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो आपका दिल नहीं कर रहा होगा, लेजीनेस आ जाती है, ऐसे ही है कि नहीं है। लेकिन जैसे ही आप खाना खाते हो आपकी बॉडी फ्रेश हो जाती है और आपका जो एक स्टैमिना है वो बिल्ड हो जाता है, और उसके अलावा उसके बाद आपका दिल करता है कि चले अगर कोई भी काम करना है तो आप बआसानी कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं है? इसका मतलब है कि एनर्जी का और वर्क डन का बड़ा लेना देना है। आप जो भी चीज खा रहे हो वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जिससे आप इस काबिल हो जाते हो कि आप अपना कोई ना कोई काम जो रूटीन के मुताबिक है वो इजीली आप परफॉर्म कर सको। क्लियर हो गया? सो बेटा फिजिक्स में एनर्जी को हम डिफाइन करेंगे। बेसिकली एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्लियर? अब ये एनर्जीज के यहाँ बहुत सी डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेनी है। डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। अब जैसे हर चीज का एक निक नेम होता है, तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज करते हैं कि एनर्जी इज बेसिकली द निक नेम ऑफ वर्क। इसका मतलब निक नेम का क्या मतलब कि एनर्जी और वर्क को आप एक ही जगह यूज कर सकते हो। अगर आप एनर्जी कह रहे हो किसी चीज की, तो इसका मतलब है वही एनर्जी का फार्मूला आप किसके लिए यूज कर सकते हो? वर्क डन के लिए यूज कर सकते हो। और बेसिकली जो आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो उसका भी जो कनेक्शन बनेगा वो एनर्जी के साथ बनेगा। सो आपने ये लाइन भूलनी नहीं है कि एनर्जी इज निक नेम ऑफ वर्क डन। क्लियर? हो सकता है अभी थोड़े से कंफ्यूज हो आप लोग, लेकिन आहिस्ता से सुनते रहिए, हम बहुत आसान कर लेंगे इंशाल्लाह अपनी बातों को। एंड बोथ आर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिप्लेस फॉर ईच अदर। तो मैंने भी तो यही बात बोली कि आप वर्क डन को और एनर्जी को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस करोगे हम जरूर पढ़ेंगे। अब चूंकि वर्क डन भी क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है जिसके लिए आपको डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है, लिहाजा ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह जो एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या है, वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसको भी हम किस में मेजर करेंगे? जूल्स में मेजर करेंगे। सो यहां से आपने एक और कॉन्सेप्ट लिया कि वर्क डन जो बेसिकली है वो एनर्जी से अप्रोक्सीमेटली मिलता जुलता ही है। इसका मतलब है कि एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो हो सकता है आपको वर्क डन मिल जाए, हो सकता है आप वर्क डन फाइंड आउट करो तो आपको मिल जाए इतनी ही एनर्जी आपने क्या की है? अप्लाई की है, ट्रांसफर की है, शेयर की है। ऐसा कॉन्सेप्ट हम इंशाल्लाह जरूर पढ़ेंगे। ओके, सो हमने यहां से आपने जो फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर। वर्क डन इज बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर, कि जितना आप काम कर रहे हो वो एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है। इजी? क्लियर हो गया? हम आसान करेंगे इस, बिल्कुल आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ जितनी बात समझ आती जा रही है उसको नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम एनर्जी की टाइप्स पढ़ेंगे, हम हर एनर्जी को वर्क डन से रिलेट करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। ठीक है? ओके जी, नेक्स्ट हम थोड़ी सी फॉर्मल चीज़ें स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं कि अब हम एनर्जी की टाइप्स को पढ़ने लगे हैं। और एनर्जी की जो टाइप्स है वो वेरियस फॉर्म्स की होती है। आपको पता है कि लाइट एनर्जी हमारे पास आ रही है, बेसिकली साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी आपके घरों में आ रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी। आपने सुना है एटॉमिक बॉम्ब के बारे में, तो न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ से आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी होती है स्टूडेंट, जिसके बारे में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, P4 और P2 के क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करवाएंगी वो मैकेनिकल एनर्जी है, दैट्स मीन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है। तो इनके बारे में हम अब वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली एनर्जी है केमिकल एनर्जी। याद रखिएगा इस केमिकल एनर्जी का आपके
जो पेपर है उसके हवाले से कोई ज़्यादा कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है। इसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि केमिकल एनर्जी कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, बस आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कहाँ केमिकल एनर्जी यूज हो रही है। और आपको इसके फार्मूलाज और डिटेल्स जानने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल एनर्जी का आप ज़्यादातर जो इसका फोकस होता है वो ऑब्वियसली केमिस्ट्री से होता है, तो हम फिजिक्स में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन से पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये हाईलाइट करनी है वो मेन पॉइंट्स जो कि आपको चाहिए समझने के लिए, जो आपने नोट डाउन करने के यहाँ केमिकल एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। ठीक हो गया? ओके स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं केमिकल एनर्जी को। याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ आप खा रहे हो, आप लंच कर रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप फूड इनटेक कर रहे हो, ऐसा ही है। और फूड को आप ब्रेक डाउन कर देते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में विद द हेल्प ऑफ योर टीथ, और फिर जब वो स्टमक में जाता है तो स्टमक में, अब ज़्यादा मुझे इतनी तो डिटेल तो बायो की नहीं पता, लेकिन नॉर्मल सी मुझे इन्फॉर्मेशन ज़रूर इसका इल्म है कि बेसिकली स्टमक में क्या है, कुछ एसिड्स हैं जो कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में काम आते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी फूड है वो ब्रेक डाउन होती है और उसकी जो एनर्जी है वो हमारे मसल्स और हमारी बॉडी को मिलती है। क्लियर? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी स्टोर्ड हो रही है स्टूडेंट्स, वो कौन सी है? केमिकल एनर्जी। मैं एक दफ़ा दोबारा बात रिपीट कर देता हूं कि जब भी बेटा आप बॉन्ड्स को, ये जो केमिकल्स बॉन्ड्स होते हैं, लिपिड्स हो गया, फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये जब भी आप बॉन्ड्स इनके ब्रेक डाउन करते हो ना, तो ये एनर्जी इवॉल्व होती है। और जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो वो आपके मसल्स में इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक हो गया? जिसकी वजह से आप केमिकल एनर्जी को फिर यूटिलाइज कर सकते हो काम करने के लिए, वर्क डन करने के लिए। तो आपने देखा ना कि केमिकल एनर्जी आपके मसल्स में स्टोर हुई, फिर उसके बाद वो कहाँ गई? आपके काम करने में काम आई, आपके वर्क डन, आपने जो चीज लिफ्ट करनी थी, आपने वो वर्क डन परफॉर्म किया। केमिकल एनर्जी को और किस तरह समझे? आप जो भी ये यूज़ करते हो बाइक वगैरह में, कार्स वगैरह में यूज़ करते हो, पेट्रोल यूज़ करते हो, इसको किस तरह यूज़ किया जाता है? इसको भी स्टूडेंट सेम प्रोसेस के थ्रू, कि इसके जो बॉन्डिंग है वो तोड़ी जाती है विद द हेल्प ऑफ, आप कह सकते हो कंबस्टन रिएक्शन कह सकते हो। आप जलाते हो, उस फ्यूल को जलाते हो, जैसे कोल को जलाते हो, आप पेट्रोल को जलाते हो, फिर डिफरेंट तरह की गैसेस की एक्सपेंशन करते हो, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी फिर आपके बाइक चलाने में या आपकी जो गाड़ियाँ चलाने हैं उनमें यूज़ होती है। ठीक हो गया? एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम एंड करते हैं। फूड एंड फुल, आपने इन लाइन्स को एज इट इज़ याद करना है और एज इट इज़ माइंड में रखना है, ताकि पेपर में अगर कोई आपसे पूछे कि कहाँ केमिकल एनर्जी यूज़ हो रही है तो आप बस बआसानी आप बता सकें। फूड एंड फुल्स लाइक ऑयल एंड गैस, कोल एंड वुड आर कंसंट्रेटेड स्टोर ऑफ केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या है? हमने जो बॉन्डिंग है ना वो ब्रेक करनी, उससे क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। क्लियर हो गया? आप देखते हो कि ऑयल, गैस, कोल, वुड वगैरह हम कहाँ यूज करते हैं? ज्यादातर बर्निंग के लिए यूज करते हैं। द एनर्जी ऑफ फूड इज रिलीज बाय द केमिकल रिएक्शंस इन अवर बॉडीज एंड ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ अदर स्टोर्स वी आर एबल टू डू यूजफुल वर्क। फ्यूल्स कॉज एनर्जी ट्रांसफर व्हेन दे आर बर्न्ड इन एन इंजन और इन अ बॉयलर। तो आप देख रहे हैं ना कि सारी बातें रिलेट करती जा रही हैं। And batteries are compact source of chemical energy which can be transferred by the electrolysis process। जो IG3 के स्टूडेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का पता होगा, जो कि कार बैटरीज में यूज़ होता है, जिसमें हम एक तरफ से एक इलेक्ट्रोड से आयंस इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रोलिसिस, और इलेक्ट्रोलिसिस के जो रिएक्शंस होते हैं उनकी मदद से, और इलेक्ट्रॉन्स को हम दूसरे इलेक्ट्रोड पर ट्रांसफ़र करते हैं, और इस तरह एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी ऑब्वियसली, और यही आपके ड्राई सेल्स में प्रोसेस यूज़ होता है, और यही आपका प्रोसेस यूज़ होता है बैटरीज वगैरह में भी यूज़ होता है। ठीक हो गया? जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र करवाते हो और हमें एनर्जी मिलती है। इसके साथ अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन देखो तो यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा होता है, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जो है एब्जॉर्ब हो रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। ये भी आपकी केमिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स में आएगा। इसी तरह जो फोटोवोल्टिक सेल है, सोलर सेल है, वो किस तरह से केमिकल रिएक्शंस की मदद से आपकी जो एनर्जीज हैं उनको कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जीज में। तो ये भी हमारा जो फोकस है ये केमिकल एनर्जी ही प्रोवाइड करता है। आपने देखा स्टूडेंट्स कि बहुत जगह हमारी मसल्स के अंदर भी केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है, मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग, लिपिड्स की बॉन्डिंग तोड़ के
प्रोटीन्स की बॉन्डिंग ब्रेक करके हमें जो एनर्जी मिलती है वो केमिकल एनर्जी मिलती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को, नेक्स्ट एनर्जी की टाइप को। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।